हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान के राजदूत हाई कमिश्नर अब्दुल बासित। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक में जुड़ने के लिए। आपसे पहला सवाल पूछूंगी, नवाज शरीफ अब रिजाइन कर चुके हैं, नई सरकार या नया लीडरशिप आ रहा है पाकिस्तान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इंटरनली। आपको क्या लगता है, क्या ये एक हिंट है कि पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल के अंदर वापस जा रहा है? पहले तो बहुत शुक्रिया और आपके देखने वालों को मेरा सलाम और आदाब पहुँचे। जहाँ तक कल नेशनल असम्बली का इजलास होगा और हम एक नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेंगे, सो कोई क्राइसिस नहीं है। ये एक जमहूरियत का हिस्सा है ये, और ये सिर्फ यही बताता है कि जमहूरियत हमारे यहाँ किस तरह मजबूत हो रही है। तो हमें तो कोई परेशानी नहीं है, मामला ठीक चल रहे हैं। बहुत कहते हैं कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई और कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको पाकिस्तान आर्मी का बैकिंग है, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि बड़े मेटिकुलस प्लानिंग के तहत ये चार्जेस लगे हैं नवाज शरीफ। ये तो आपका है अपना, जिस तरह आप देखना चाहती हैं उस सूरत हाल को, लेकिन पाकिस्तान में हम समझते हैं कि माजी में रही हैं मिलिट्री की हुकूमतें, लेकिन पाकिस्तान अब बहुत दूर आ चुका है। हमारे यहाँ जमहूरियत मुस्तहकम हुई है, मजबूत हुई है। हमारे यहाँ आप मीडिया देख लीजिए, हमारी सिविल सोसाइटी को देख लीजिए, हमारी जुडिशरी आज़ाद हुई है। तो हम तो बड़े इससे बड़े इनकरेज्ड हैं और हमारे हौसले बुलंद हैं कि माशाअल्लाह जमहूरियत आगे बढ़ रही है। तो हमें तो कोई मसला नहीं है इस हवाले से। आप नई दिल्ली में जब तक रहे हैं, आपने एक मुद्दे को बड़े ही करीबी से देखा है, बड़े ही क्लोजली फॉलो किया है, वो है कश्मीर का मुद्दा। लेकिन इंडिया हमेशा ये कहती है कि अगर कश्मीर को सुलझाना हो तो कश्मीर उन 8 आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें आता है। सबसे पहले जो सुलझाना है वो है टेररिज्म का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा, और उसको लेके अभी तक पाकिस्तान से पहल नहीं हुई है। नहीं, मेरे ख्याल में जब सुषमा स्वराज साहिबा पाकिस्तान गई थी दिसंबर 2015 में, और हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग पे इत्तेफाक किया था, तो बड़ा जामे है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें तमाम इश्यूज शामिल हैं। तो पाकिस्तान की जो अप्रोच हमेशा से रही है वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रही है कि हम तमाम इश्यूज डिस्कस करते हैं। और क्योंकि दहशतगर्दी तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है। और मैं जिस तरह कमांडर जादेव की जो कन्विक्शन है उससे जाहिर होता है कि हमारे भी कंसर्न्स हैं। ये नहीं है कि सिर्फ भारत ने डिस्कस करना है या भारत, या हम खौफजदा हैं भारत के साथ दहशतगर्दी के इश्यूज को डिस्कस करते हैं। हमारे भी बड़े कंसर्न्स हैं, और जहाँ तक भारत के कंसर्न्स हैं, आप जानती हैं कि मुंबई ट्रायल चल रहा है, इसी तरह पठानकोट पे भी हम दोनों मुल्कों ने ताउन किया और कोशिश की कि बात की तह तक पहुंच सकें। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो हमारा डायलॉग का प्रोसेस था वो शुरू नहीं हो पाया। अगर वो शुरू हो जाता तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हर मुआवले में कोऑपरेशन ताउन आगे बढ़ता रहता और मामलात किसी नतीजे पे पहुँचते। बासित साहब, आपने कश्मीर की बात की, आपने कहा कि आतंकवाद बहुत ही बड़ा मुद्दा है और उसको दोनों मुल्कों को साथ मिलकर लड़ना होगा। लेकिन आज तक की रिपोर्ट है और का एक स्टिंग ऑपरेशन है जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि हुर्रियत के लीडर्स, जिनको आप लोग फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, जिनको आप कहते हैं कि वो किसी कॉज के लिए लड़ रहे हैं, नईम खान हमारे साथ वीडियो पे ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको पाकिस्तान फंड करता है, कि पैसे आते हैं पाकिस्तान से और वही पैसे फिर कश्मीर में अनरेस्ट के लिए लगाए जाते हैं, कि कश्मीर में जितनी भी अभी मुसीबतें आप देख रहे हैं, चाहे वो पथराव हो, चाहे आप वो हमले हो सिक्योरिटी फोर्सेस पर, उन सब के पीछे ये पैसा जो आता है हुर्रियत को वो है, और वो पैसा आ रहा है पाकिस्तान से। देखिए, इस किस्म के इल्ज़ामात तो पहले भी लगते रहे गीता, और हमने कभी कोई एविडेंस इस हवाले से नहीं देखा, और आज भी ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि जो जम्मू और कश्मीर के जो लोग अपनी आज़ादी के लिए या अपनी हक़ खुद इरादियत के लिए जो स्ट्रगल जद्दोजहद कर रहे हैं उसको मलाइन करने का, अंडरमाइन करने का तरीक़ा है। तो यहाँ ये पहले भी हम सुन चुके हैं, लेकिन इससे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो
عوام ہیں، جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو حق خود ارادیت ملے اور وہ اپنی جدوجہد کرتے رہیں گے. لیکن باسط صاحب فرق ہے، آپ نے کہا ثبوت نہیں ملا، ثبوت ملا نہیں یا آپ کبھی مانے نہیں؟ ثبوت ملا نہیں. اگر ثبوت ملا ہوتا، آج سے 10 سال پہلے بھی اس قسم کی ایلیگیشنز لگتی رہیں تو آج تک کچھ نہ کچھ ایکشن تو ہو چکا ہوتا. چونکہ یہ ہمیشہ اس قسم کی ایکوزیشنز ہو جاتی ہیں، ایلیگیشنز لگ جاتی ہیں، کچھ عرصے کے لیے حریت کو آپ لوگ دبانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ لوگ ان کے ساتھ ہیں تو اس لیے اس جدوجہد میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنا فریڈم یہاں پہ حریت کے لیڈرز کو ملتا ہے وہ پاکستان کے فریڈم فائٹرز جو بلوچستان یا پاکستان آکوپائڈ کشمیر میں ان کو تو نہیں ملتا، اس لیے وہ لوگ جنیوا یا سوئٹزرلینڈ یا کہیں اور بیٹھتے ہیں. آپ دیکھیے نا، بلوچستان کا جو مسئلہ اس کا جموں اور کشمیر کے مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. اگر کسی زمانے میں تھا، کوئی انسرجنسی تھی، تو اب حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں. آپ 70s 80s کی بات کر رہی ہیں، لیکن حالات بہت بدل گئے ہیں. اب ہمارے ہاں وہاں الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ایک جمہوریت کا پروسیس پاکستان میں چل رہا ہے. ہمارے یہاں پر بھی تو ہے الیکٹڈ گورنمنٹ. آپ نے کبھی ریکگنائز ہی نہیں کیا. اگر آپ کو کشمیر کا مدعا سالو کرنا ہے اور کشمیر کے مدعے کے لیے حل نکالنا ہے تو الیکٹڈ گورنمنٹ جو سرکار بیٹھی ہے وہاں پر محبوبہ مفتی کی، ان کو کیوں نہیں، ان سے کیوں نہیں بات کرتے؟ کیا ضروری ہے کہ آپ حریت سے ہی بات کریں؟ کیونکہ جو حریت ہمارے حساب سے، ہماری اسیسمنٹ میں حریت جو ہے وہ ترجمانی کرتی ہے جو سیاسی امنگیں ہیں جموں اور کشمیر کے لوگوں کی. اس لیے ہم ان سے انگیج، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ، حریت کے ساتھ ہمارا یہ جو انٹریکشن ہے، یہ جو ملاقاتیں ہیں، یہ ایک مثبت چیز ہے. اس سے اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان چونکہ ڈائلاگ کا پروسیس رکا ہوا ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، اس لیے سب کنفیوژن بھی پیدا ہو جاتی ہے. اگر بات چیت کا سلسلہ جاری رہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس میں کوئی پابندی نہ ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ماحول بھی ٹھیک رہتا ہے اور بات چیت بھی آگے بڑھتی ہے. پاکستان کو بھی تو کہیں نہ کہیں چننا ہوگا نا باسط صاحب کی، یا وہ پھر بھارت سرکار سے بات کرے یا پھر حریت سے بات کرے. آپ کو نہیں لگتا یہ ڈائیکاٹمس ہے کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں حریت سے بھی اور پھر کہتے ہیں کہ پیس اگر لانا ہو، اسٹیبلٹی لانا ہو تو بھارت سرکار کو ڈائیلاگ ٹیبل پہ آنا چاہیے؟ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. ہم بھارت سے چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو، اسے بات چیت کے ذریعے حل ہو، امن کے ذریعے حل ہو. لیکن ساتھ ساتھ چونکہ حریت کے ساتھ تو بھارت کی حکومت ہی بات کرتی رہی ہے، پہلے پچھلی حکومتیں ہی بات کرتی رہی ہیں. وہ تو انٹرنل ہو گیا، وہ ہمارا معاملہ انٹرنل ہے. آپ کو معاملہ نہیں ہے، انریسٹ نہیں. دیکھیے یہی تو مسئلہ ہے، جب تک آپ اس کو اپنا اندرونی معاملہ سمجھیں گے اس وقت تک بات چیت آگے نہیں بڑھے گی. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ایک ڈسپیوٹ ہے، تنازع ہے، اس کو حل کرنا ہے. تو حل بائیلیٹرلی کریں گے نا، دو سرکار بیٹھ کے کریں گے. لیکن اندر میں جو پرابلمز ہو رہے ہیں، اگر انڈیا بات کرنا چاہتی ہے تو کرے. لیکن اب ماحول بدل گیا ہے. جموں اور کشمیر کے لوگ تو میجر اسٹیک ہولڈر ہیں گیتا، اس میں ان کے آپ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو سے بھی تو بات کریں. جو الیکشن میں کھڑا ہو کے جو الیکشن ہوتے رہے ہیں 60% ووٹ 70% ووٹ سے جیت رہا ہو تو وہ اتنا بھی دور نہیں ہوگا لوگوں کے دلوں سے. ایک پروسیس کو چلنے دیں، جموں اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات چیت کا آغاز کرنے دیں. کیا پاسبلٹیز ہوتی ہیں وہ ہم دیکھیں گے، لیکن پہلی بنیادی شرط تو یہ ہے جس میں شملہ ایگریمنٹ میں دونوں ملکوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آپس میں بات چیت کریں. وہ تو بات چیت تو شروع کریں نا. آپ لوگ کہتے ہیں ماحول بھی تو ہونا چاہیے. ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں. NIA کے ایک اور انویسٹیگیشن میں گیلانی کے بہت ہی قریبی ایڈ ہیں دیویندر سنگھ بہل، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان ہائی کمیشن کئی بار آئے ہیں اور وہ گیلانی سید علی شاہ گیلانی کے پرسنل کوریئر رہ چکے ہیں. مانے کہ یہاں سے جو پیسہ آتا ہے وہ گیلانی کے پاس جاتا ہے، یا کہاں جو بھی پیسہ آنا جانا ہوتا ہے وہ بہل کے تھرو ہوتا ہے. اور یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں. معلوم نہیں، میں تو پہلی بار ہی نام سن رہا ہوں، ریئلی آپ سے ہی سن رہا ہوں، اور مجھے تو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے. یہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اس قسم کی کوششیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، بٹ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور یہ اگر جو ہے بھارت سرکار آپ کو ایویڈنس دیتی ہے کہ آپ مانیں گے؟ کس چیز کا نعیم ایویڈنس؟ خان، بٹا کراٹے، شبیر شاہ 2005 کا کیس ہے اور اب ان کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے انہی کیسز پہ.
इन्हीं केसेस पे टेरर फंडिंग, पाकिस्तान से पैसे लेते हैं। अगर 2005 का केस चल रहा है और आज 2017 हो गया है तो उस वक्त का एविडेंस आज ये क्यों कर याद आया, मुझे समझ नहीं आई। नहीं, ये बहुत पुराना केस है जो चलता जा रहा है। फाइनली अब डिटेंशन हुआ क्योंकि इनको बुलाया जाता था, ये आते नहीं थे, अपने आप को नहीं थे, तो फिर एक्शन आपको कुछ लेना चाहिए। एक्शन ले रहे हैं। देखिए कहाँ जाते हैं मामला। तो क्या आप मानेंगे अगर एविडेंस दिया आप? नहीं, एविडेंस तो हमारे पास कुछ है नहीं ना। देखिए, हुर्रियत के बारे में आप लोगों का एक खास मिजाज है, एक खास आपका नुक्ता नज़र है, वो हमारे हिसाब से गलत है। फ्रैंकली स्पीकिंग, हुर्रियत को हम एक मेजर स्टेक होल्डर समझते हैं, इन द सेंस कि हम समझते हैं कि वो कश्मीरी जो उमंगे हैं, जो सियासी उमंगे हैं, उनकी तर्जुमानी करता है हुर्रियत। अब आप उसको टेररिज्म का नाम देकर कि मेलाइन करने की कोशिश करें, अंडरमाइन करने की कोशिश करें, बोलते हैं तो जब वो अपने हाथों में हथियार ले लेते हैं। एब्सोल्युटली। अब हाथों में जब हथियार ले लेते तो आपको बुरहान वानी को भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। टेररिज्म का मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है। देखिए, अभी दुनिया में जो दहशतगर्दी है उसकी डेफिनेशन अभी तक किसी पे इत्तेफाक नहीं हो सका कि टेररिज्म है क्या। लेकिन ये जरूर है कि टेररिज्म का एक एस्पेक्ट है कि जिसमें इनोसेंट अगर लाइव्स तबाह हो रही हैं, निशाना बन रहा है, तो वो टेररिज्म है। जो आर्म्ड स्ट्रगल हैं, इवन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, कश्मीर में तो हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे होते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस एक अलग मामला है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि डेफिनेशन अभी तक दहशतगर्दी की हमारे पास नहीं है। आप जिस चीज को टेररिज्म कह रहे हैं, हमारे लिए वो स्ट्रगल है। बस साहब, आप एविडेंस की बात करते हैं, एविडेंस तो आपने हाफिज सईद का भी अभी तक नहीं माना है, अभी भी या फिर सैयद अली शागिल, सैयद सलाहुद्दीन जो ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट हो गया है, या फिर मसूद अजहर जिसके अगेंस्ट कितना एविडेंस, जिसको हमने कांदाहार में छोड़ा था, इतने एविडेंस के बावजूद वो लोग सेलिब्रेटेड एंटिटीज हैं पाकिस्तान। सेलिब्रेटेड एंटिटीज कहाँ? सैयद सलाहुद्दीन तो है। सैयद सलाहुद्दीन तो एक स्ट्रगल का हिस्सा हैं, कश्मीर की जद्दोजहद, जिन्होंने एक इंटरव्यू में माना कि वो कश्मीर में एक पब्लिक जिन्होंने माना कि वो आतंक फैलाते हैं। नहीं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम आतंक फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी जद्दोजहद कश्मीर के हवाले से जारी रखेंगे। नहीं, उन्होंने स्पेसिफिकली टेररिज्म के बारे में बोला कि हम अटैक करते हैं। क्वेश्चन डजंट अराइज कि देखिए, हमारे लिए स्ट्रगल जो है ये टेरर नहीं है, इसको आप समझने की कोशिश करें। यही पर्सपेक्टिव्स का मसला है ना। आप उसको टेररिज्म कहते हैं, हम उसको टेररिज्म नहीं कहते। कमांडर जादव के जितने भी हमने वीडियो टेप देखे वो अंडर ड्यूरेस है। आपने एक काउंसलर एक्सेस नहीं दिया। काउंसलर एक्सेस देखिए ना, वो तो सारे मसाइल है ना। 2008 का हमारा एक्सेस दे दीजिए नहीं, लेकिन इस किस्म के जो इश्यूज हैं, जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट है कि उस पर डिसीजन मेरिट पे होगा। अगर हमने अपना हक इस्तेमाल किया है तो मुझे समझ नहीं आती कि भारत क्यों इस पे सीखता है। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट की हमारा अटूट हिस्सा है और वो अब बदलने नहीं वाला। अब ये देखना है बासित साहब कि बातचीत किन मुद्दों पर होगी और कैसे होगी। अगर देखें ना, यही पोजीशन है तो ये बड़ी अनहेल्पफुल है, ये मददगार साबित तो नहीं होगी ना। क्योंकि हम तो अभी 2015 में भी हमने एग्री किया कि हम जम्मू और कश्मीर में बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा डाइकोटमी है इंडिया की भारत की पोजीशन में, तो इससे भी निकलना पड़ेगा आप लोगों को। ऑन दैट नोट, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। ये थे पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल बासित, आज तक से बात कर रहे थे। बड़ा क्लियर है यहाँ पर कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, और जहाँ एक तरफ पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर के मुद्दे पर बात हो, वहीं पर भारत ये चाहता है कि पहले आतंकवाद खत्म हो तब बातचीत होगी।